You are listening to Indian Murder Mystery only on Red FM Podcasts. Stream smarter. गोवा का अंजुना बीच एक वक्त में हिप्पियों का गढ़ और विदेशियों के लिए जन्नत रहा समंदर का ये किनारा ड्रग्स और सेक्स का भी खुला अखाड़ा बन गया था। कोई रोक टोक नहीं, किसी की नजर नहीं, हर किसी को बस अपनी फिक्र है। शहर का ये हिस्सा किसी बेबाक पार्टी की तरह हमेशा बेरोक टोक चलता था, जहां किसी का डर नहीं, दबाव नहीं, हर तरह से उन्मुक्त, हर तरह की इच्छाओं की खुली पूर्ति। ऐसा नहीं है कि पुलिस वहां नहीं होती थी, वो भी होती है। और जहां इतनी इच्छाएं पूरी हो रही हो, ऐसे में उनकी भी छिटपुट इच्छाओं की पूर्ति लगे हाथों होती रही। इसी अंजुना बीच पर 12 साल पहले जो बीता था, उसकी कहानी आप इंडियन मर्डर मिस्ट्री के पिछले एपिसोड में सुन चुके हैं, मेरे यानी प्रवीण के साथ। आइए सुनते हैं उस जगह हुआ क्या था। आज से तकरीबन 12 साल पहले 18 फरवरी 2008 को अंजुना थाने के सब इंस्पेक्टर अल्बुकर्क को बीट कांस्टेबल का बौखलाया हुआ फोन आता है, जैसे कि उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो वहां नहीं देखना चाहता था। घबराए हुए बीट कांस्टेबल ने कहा, साहब, एक जवान लड़की की लाश मिली है, अधनंगी लाश है। इस पर इंस्पेक्टर अल्बुकर्क उसे निर्देश देते हैं, वहीं रुकना, मैं आता हूं, और हां, फिलहाल किसी को कुछ बोलना मत। पुलिस टीम तफ्तीश के लिए आई और इंस्पेक्टर को मामला काफी सीरियस लगा, लेकिन उनके हिसाब से इस बात को आगे खींचने से बवाल बढ़ेगा और फिर उनकी रेल बनेगी। इसलिए पुलिस ने यह कहकर अपने काम को इतिश्री कर लिया, लड़की जिसका नाम स्कारलेट कीलिंग है, उसकी मौत पानी में डूबने से हुई है और इस केस का सेक्स या ड्रग रैकेट से कोई लेना देना नहीं है। लड़की के परिवार वगैरह के बारे में पता लगाया गया। इस वक्त लड़की की मां फियोना गोवा से सटे कर्नाटक के गोकर्ण बीच पर थी। जैसे ही फियोना को पता लगा, वो बदहवास सी भागी भागी वहां पहुंची। फियोना को पुलिस की बात पर रत्ती भर भी यकीन नहीं हुआ कि उसकी बेटी की मौत पानी में डूबने से हुई है, और इसका कारण ये कि बीच पर उनकी बेटी की फटी हुई बिकनी और शॉर्ट्स भी मिले थे। अब लड़की चूंकि ब्रिटिश थी, इसलिए प्रशासन, सरकार और सबसे ज्यादा मीडिया का दबाव बनने लगा। स्कारलेट अपने पूरे परिवार के साथ 6 महीने इंडिया रुकने का प्लान बनाकर आई थी और उसकी मां और बाकी का परिवार कर्नाटक के गोकर्ण बीच जाना चाहता था। लेकिन स्कारलेट ने अपनी मां से जिद करके वहीं अंजुना बीच पर रुकने का फैसला किया और इसके बाद स्कारलेट की सिर्फ लाश ही मिल पाई। जांच करने पर पता चला कि लड़की को कोकेन और एलएसडी जैसे भारी ड्रग्स दिए गए थे और बुरी तरह तड़पा के उसका गैंग रेप करने के बाद उसकी जान ले ली गई। और साथ ही पुलिस ने पाया कि उसके शरीर पर जगह जगह कुल 50 कट के निशान थे। पुलिस को दबाव के चलते अपनी जांच का दायरा बढ़ाना पड़ा और फलस्वरूप उन्हें कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने एक 15-16 बरस की अंग्रेज लड़की, जो कि बीच पर अकेले टहल रही थी, उसके साथ 2 लोगों को बातचीत करते देखा था। कुछ लोगों ने उस लड़की को लड़खड़ा के चलते हुए देखा, तो कुछ ने उस लड़की को पार्क में देखा जहां एक लड़का उसके ऊपर लेटा हुआ था। इन लोगों की गवाही और शिनाख्त परेड के बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया
जिनके नाम थे सैमसन डिसूजा और प्लेसिडो क्वाल्हो। सरकार, एम्बेसी और मीडिया के बढ़ते दबाव के चलते मामला जो है वो सीबीआई को सौंप दिया गया, क्योंकि इस जांच के अधिकारी इंस्पेक्टर अल्बुकर्क पर 2005 में हुए एक मर्डर को सुसाइड में बदलने का आरोप था। केस काफी कमजोर साबित हुआ, क्योंकि इन दोनों को मीडिया ने आरोपी तय कर दिया, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पा रहे थे जिसकी बिना पर दोनों को इस अपराध की सजा दी जा सके। लेकिन तभी स्कारलेट कीलिंग की एक डायरी मिली, जिसने इस केस से जुड़े कई राज खोले। स्कारलेट की इस डायरी में मां के चले जाने के बाद सेक्स के एक्सपेरिमेंट, ड्रग्स और शराब के बारे में काफी बातें लिखी हुई थी। उसकी उन कल्पनाओं का जिक्र था जो कि गोवा में आकर पूरी हुई थी। 15-16 साल की उम्र में हर किशोर के मन में कई सवाल और इच्छाएं जन्म लेती हैं, और इसी चक्कर में कई बार ये किशोर अपने रास्ते से भटक जाते हैं, और स्कारलेट के साथ भी यही हुआ। उसने अपनी इस डायरी में गाइड जूलियो लोबो के साथ हुए सेक्स के बारे में बहुत कुछ लिखा था, और जैसे जैसे पुलिस पन्ने पलटती गई तो पाया कि स्कारलेट ने खुद पर से कंट्रोल छूटने की बात भी लिखी है। उसकी कहानी में कई नए लोग जुड़ गए। दिन ब दिन वो जिंदगी की रंगीनियों के नए लेवल को पार कर रही थी। न सिर्फ शराब बल्कि ड्रग्स में भी उसने कई तरह के एक्सपेरिमेंट इन नए दोस्तों के साथ किए थे। लेकिन स्कारलेट के नए दोस्त असल में दोस्त नहीं बल्कि हवस के ऐसे भूखे राक्षस थे, जिन्होंने उसे जबरदस्ती हार्डकोर पॉर्न दिखाया था, और फिर नशे की हालत में उसके साथ कई मर्दों ने बार बार गैंग रेप किया। स्कारलेट इसके बारे में और डिटेल में नहीं लिख पाई थी, लेकिन उसने एक जगह लिखा था, अब मुझे डर लग रहा है और जूलियो मुझे सेक्स के लिए यूज कर रहा है। कई लोग मेरे पीछे पड़े हैं। और इसके बाद उसने कुछ और जगह गैंग रेप होने की बात लिखी है। डायरी के अंत में उसने वहां से निकलने की बात लिखी थी, और साथ ही एक जल्लाद का फोटो भी बनाया था। स्कारलेट की मां फियोना ने इस केस को पूरी शिद्दत के साथ लड़ा, क्योंकि उनकी प्यारी बेटी को उन्होंने जिस हाल में देखा था वो असहनीय था। फियोना का कहना था कि जिन लोगों ने भी ये सब किया है उनको अच्छे से पता था कि वो क्या कर रहे हैं। उनकी हैवानियत ने उसे ड्रग्स का आदी बनाकर सेक्स स्लेव बना दिया था, और 15 साल की लड़की की सेक्सुअल जिज्ञासा को उसका सबसे बुरा सपना बना दिया गया था। पुलिस की नाकामी के बाद 2009 में सीबीआई को केस दे दिया गया, और 2010 में चिल्ड्रंस कोर्ट में सुनवाई हुई, क्योंकि लड़की की उम्र कम थी। हमारे जुडिशियल सिस्टम के आगे स्कारलेट किलिंग का यह केस खुद हार चुका था। लाचार कार्यवाही और ढुलमुल रवैये की वजह से केस काफी लंबा खिंच गया। इस बीच स्कारलेट की मां फियोना ने आरोप भी लगाया कि इस तरह के ड्रग्स और सेक्स के रैकेट में सरकार के मंत्रियों की भी मिली भगत है, और उन्हीं के संरक्षण में यह सब काला धंधा पनप रहा है। लेकिन उनकी बात पर किसी ने कान नहीं दिया, और अपनी बेटी के लिए इंसाफ की मांग करती एक मां की आवाज सिस्टम के गलियारों में खोकर रह गई। केस को इसी आधार पर चलाया गया था कि डिसूजा को आखिरी बार स्कारलेट के साथ देखा गया था, पर कोर्ट में दोनों ने उस रात के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। इस मामले में कुल 33 गवाह थे,
लेकिन वक्त के साथ साथ धीरे धीरे कुछ गवाह भूल गए, टूट गए और कुछ तो केस की तारीखों पर आए ही नहीं। 8 बरस के बाद जब दोनों आरोपियों को कोर्ट ने छोड़ दिया तो फियोना का कानून पर से विश्वास उठ गया और बेटी को इंसाफ मिलने की आस ही छोड़ दी। लेकिन 12 बरस बाद 2019 जुलाई में स्कारलेट के इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने फाइनल फैसला सुनाया, जिसमें सैमसन डिसूजा पर आरोप सत्य पाए गए, लेकिन प्लेसिडो क्वाल्हाओ को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। फियोना अब भी इस फैसले से सहमत नहीं थी और उनकी बेटी को मिला इंसाफ अधूरा ही रहा। इंडियन मर्डर मिस्ट्री में हम देश भर में हुए कुछ ऐसे मर्डर केसेस की कहानियां आप तक लाते हैं, जिनमें कई बार इंसाफ होता है, लेकिन कई बार केस कहीं किसी एक जगह पर आकर अटक जाता है और वो एक अनसुलझी केस फाइल मात्र बन के रह जाता है। इंडियन मर्डर मिस्ट्री के अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और मर्डर मिस्ट्री की कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्रवीण आपसे विदा लेता है। नमस्कार। You were listening to Indian Murder Mystery, written by Divakar Acharya, audio designed by Ayush Mehra. Send your feedback and suggestions right to us at podcast@redfm.in.